नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। ये एक ऐसा विषय है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं हैं। तो शुरू किया जाए। अच्छा, तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास देखिए। वो कुर्सी जिस पर बैठे हैं, हाथ में जो फोन है, जो कपड़े पहने हैं, यहां तक कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, कभी सोचा है कि यह सब आता कहां से है? इसका जवाब ना जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी। हर एक चीज बिना किसी एक्सेप्शन के प्रगति से ही आती है। यही वो बुनियादी सच्चाई है जिसे हम आज समझने वाले हैं कि हमारा पूरा वजूद कुदरत के दिए तोहफों पर ही टिका है। तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति की कोई भी चीज संसाधन बनती कैसे है? क्या ये अपने आप हो जाता है? नहीं, इसमें एक बहुत जरूरी कड़ी है और वो हैं हम, इंसान। आइए देखते हैं कि ये बदलाव होता कैसे है। तो आखिर ये प्राकृतिक संसाधन है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये प्रकृति का कोई भी ऐसा हिस्सा है जिसे हम इंसान कीमती समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जैसे जंगल में एक पेड़ बस एक पेड़ है, लेकिन जब हम उसे काटकर उसकी लकड़ी से कोई मेज या कुर्सी बना लेते हैं तो वही पेड़ हमारे लिए एक संसाधन बन जाता है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रकृति की हर चीज अपने आप में एक संसाधन नहीं बन जाती। किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए ना 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, हमारे पास उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे निकालना और इस्तेमाल करना फाइनेंशियली पॉसिबल हो। और तीसरी, जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, ये कि उसका इस्तेमाल हमारी संस्कृति में एक्सेप्टेबल हो। और ये जो सांस्कृतिक स्वीकृति वाली बात है ना, इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है तुलसी का पौधा। भारत के कई घरों में इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे काटा या बेचा नहीं जाता। यहां पर हमारी संस्कृति प्रकृति के एक एलिमेंट को संसाधन बनने से रोकती है और उसकी जगह उसे बचाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि संसाधन क्या होते हैं। अगला सवाल, हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? असल में इनके काम के आधार पर इन्हें बांटने का एक बहुत ही साफ सा तरीका है। अगर मोटे तौर पर देखें तो 3 मेन इस्तेमाल हैं। सबसे पहले तो वो संसाधन हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, हवा, पानी, मिट्टी। इनके बिना तो गुजारा ही नहीं है। फिर आते हैं वो संसाधन जिनसे हम चीजें बनाते हैं, लकड़ी से लेकर सोने तक। और तीसरे, वो संसाधन जो हमारी दुनिया को एनर्जी देते हैं, जैसे कोयला और सूरज की रोशनी। अब हम एक बहुत ही जरूरी क्लासिफिकेशन पे आते हैं, एक ऐसा फर्क जो हमें संसाधनों के बारे में एक कड़वी सच्चाई बताता है, और ये है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बीच का अंतर। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। रिन्यूएबल संसाधन जैसे कि जंगल या सूरज की रोशनी वो हैं जो कुदरती तौर पर समय के साथ वापस भर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल संसाधन लिमिटेड हैं, मतलब उनका एक तय स्टॉक है और बस। रिन्यूएबल संसाधनों के पीछे का जो आइडिया है ना, वो प्रकृति की अपनी एक कमाल की ताकत पर टिका है। कुदरत में ना खुद को ठीक करने, नया जीवन बनाने की एक गजब की शक्ति होती है। ये लगातार चलने वाला रेस्टोरेशन और रीजेनरेशन का एक साइकिल है। जरा सोचिए, एक साफ सुथरी बहती हुई नदी के बारे में, या फिर मधुमक्खियों से भिनभिनाते एक छत्ते के बारे में। ये दोनों ही एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं ऐसी हेल्दी सिस्टम्स के जो खुद को बनाए रखती हैं, खुद को नया करती हैं। यही तो है प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त है। ये रिन्यूएबल संसाधन तभी तक रिन्यूएबल हैं जब तक हम उनके कुदरती साइकिल में दखल ना दें। जब हम नदियों में फैक्ट्री का कचरा डालते हैं तो हम उस साइकिल को तोड़ देते हैं, और तब जिंदगी देने वाला वही संसाधन जहरीला बन सकता है। और अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल संसाधनों की। कोयला, पेट्रोल, दूसरे खनिज, इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। जिस रफ्तार से हम इन्हें खत्म कर रहे हैं, उस रफ्तार से इन्हें दोबारा बनाना, वो तो नामुमकिन है। ये एक सीमित खजाना है। 50 साल, बस 50 साल। ये नंबर हमें एक पल के लिए रुकने और सोचने पर मजबूर करता है। आज की खपत के हिसाब से यह अनुमान है कि भारत का कोयला भंडार सिर्फ 50 सालों में खत्म हो सकता है। सिर्फ 50 साल, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये सारे संसाधन मिलते कहाँ हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ये पूरी धरती पर बराबर नहीं बटे हुए हैं। और ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये हमारी दुनिया पर बहुत गहरा असर डालता है। ये एक सीधा सा सच है जिसके नतीजे बहुत बड़े हैं। कुछ देशों के पास तेल का भंडार है तो किसी के पास उपजाऊ जमीन
और कुछ के पास बहुत ही कम संसाधन हैं। कुदरत ने अपने तोहफे बराबर नहीं बांटे। और इस ऊंच नीच का असर हमें हर जगह देखने को मिलता है। यही तय करता है कि लोग कहाँ रहेंगे, देश आपस में क्या व्यापार करेंगे और कहाँ नौकरियां पैदा होंगी। और दुख की बात यह है कि ये देशों के बीच तनाव और लड़ाइयों की भी एक बड़ी वजह बन जाता है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल यह है कि हम यहाँ से आगे कहाँ जाएं? क्या हम इसी रास्ते पर चलते रहें या फिर कोई और रास्ता भी है? हमारा आखिरी सेक्शन एक उम्मीद भरा और बहुत ज़रूरी रास्ता दिखाता है। हम वापस उसी आइडिया पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इसका सॉल्यूशन है एक रीजेनरेटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ना, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कुदरत के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करे, ठीक वैसे ही जैसे कुदरत खुद करती है। ये शायद सबसे बड़ा सबक है जो प्रकृति हमें सिखाती है। जंगल में जब कोई पेड़ गिरता है तो वो वेस्ट नहीं होता, वो मिट्टी में मिलकर नए जीवन को ताकत देता है। कुदरत के साइकिल में कचरा जैसा कुछ होता ही नहीं है। हर चीज किसी दूसरी चीज का भोजन बन जाती है। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। अगर प्रकृति एक क्लोज्ड लूप, एक रीजेनरेटिव सिस्टम में काम करती है, तो हमें खुद से ये पूछना होगा, इस पूरे साइकिल में हमारी भूमिका क्या है? क्या हम इसे तोड़ने वाले हैं या हम इसके साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखने वाले हैं? फैसला हमारा है।